के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में जो पाठ्यांश है, जीव क्या है, जीवों में संगठन के कितने स्तर होते हैं, सजीव के और निर्जीव के क्या लक्षण होते हैं, इन दोनों में लक्षणों में क्या अंतर है। इसके अलावा जब हम इन जीवों को विस्तार से अध्ययन करते हैं तो इनको हम इनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग संवर्ग में रखते हैं, समूह में विभाजित करते हैं, इसे वर्गीकरण कहते हैं। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन के लिए जो कुछ टूल्स हैं, जैसे हर्बेरियम है, संग्रहालय है, वनस्पति को उद्यान है, चिड़ियाघर है, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि आज हमने हमारे चारों ओर सूक्ष्म से लेकर बहुत बड़े विशाल जीवों को देखा है, पढ़ा है, अध्ययन किया है। जीवाणु, वायरस, छोटी चींटी, टिड्डे, बिच्छू, गाय, बैल, हाथी, ऊंट और जीवाश्मिकी में हमने डायनासोर का अध्ययन किया है। तो आज हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति में लाखों करोड़ों जीव हैं और इनके लक्षणों में काफी विभिन्नता है। तो इन जीवों को लक्षणों के आधार पर विभिन्न विभिन्न जीवों को हम जब अध्ययन करते हैं, इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। तो हम जैव विविधता के अंतर्गत जीव जगत का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है, जीव क्या है? परिभाषा के अनुसार एक निश्चित रूप, आकार की संरचना वाले ऐसे जीव जिसमें वृद्धि, गतिशीलता, जनन जैसे महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रकृति में जीव वह कहलाएगा जो अपना निश्चित रूप रखता हो, उसकी आकार और संरचना निश्चित हो और उसमें वृद्धि हो, गतिशीलता हो और प्रजनन जैसे महत्वपूर्ण लक्षण हो, जिसके द्वारा वह अपनी नस्ल को बनाए रखता है। इसके अलावा भौतिक और रासायनिक नियमों के अंतर्गत उसका जीवन संचालित होता हो। प्रत्येक जीव की जीवन अवधि है एक निश्चित होती है। इसके अलावा जीवन युक्त पदार्थ, जिसे हम जीव द्रव कहते हैं, उसके बने होते हैं, वो जीव कहलाते हैं। यदि हम इनको सजीव और निर्जीव को लक्षणों के आधार पर पढ़ते हैं तो हमको या तो सजीव के लक्षण मालूम होने चाहिए अथवा निर्जीव के। तो सजीव के यदि हम लक्षण देखें तो प्रथम लक्षण हम देखते हैं, वह है संगठनात्मक स्तर। हम जानते हैं कि सजीव और निर्जीव एक ही प्रकार के रासायनिक तत्व और भौतिक नियम के द्वारा संचालित होते हैं, उनसे निर्मित होते हैं, लेकिन उनमें संगठन के रूप में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है जीवन का आणविक आधार। सभी जीव विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल, लवण आदि एवं कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि अणुओं से बने जटिल तंत्रों के बने होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है वह ऊर्जा। हम जानते हैं चाहे जीवित हो अथवा सजीव अथवा निर्जीव हो, उनको कार्य करने के लिए, उनमें गतिशीलता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कार, मोटरसाइकिल को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, ईंधन का दहन होता है और इनमें गति उत्पन्न होती है। इसी तरह सभी जीव सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं और जीवन की आवश्यक क्रियाओं का संचालन करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण लक्षण है समस्थापन, होम्योस्टेसिस। सभी जीव अपने परिवेश में लगातार होने वाले परिवर्तन के बाद भी जैविक तंत्र में संगठन की स्थिरता बनाए रखते हैं। ऐसी
स्वनियमन की क्रिया को हम समस्थापन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब ठंड का समय आता है, हमें ठंड महसूस होती है शरीर में, तब हमारे शरीर की मांसपेशियों में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे शरीर का तापमान एक नियमित, या हम कह सकते हैं कि स्थिर अवस्था में रहता है, जो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको हमारा शरीर मेंटेन करता है। जब भीषण गर्मी पड़ती है, बाहर के वातावरण में ऊष्मा ज्यादा होती है, तापमान अधिक होता है, तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने के वाष्पन से हमारे शरीर से गुप्त ऊष्मा उड़कर चली जाती है और हमारे शरीर के तापमान पुनः हमारे स्थिर तापमान पर अर्थात 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंच जाता है। इस क्रिया को हम समस्थापन कहते हैं। तो ये 4 मोटे मोटे मुख्य लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त सजीवों के कुछ लक्षण और होते हैं। जैसे पहला है जीव द्रव्य, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हम जानते हैं कि कोश का जीवन की रचनात्मक मूलभूत इकाई है, अर्थात सभी जीवों का जो सबसे छोटी इकाई होती है जिससे शरीर का निर्माण होता है, वह कहलाती कोशिका। कोशिका के अंदर एक गाढ़ा, रंगीन तथा रबेदार अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। यह जीवन का आधार है, अर्थात जीवन की शुरुआत जीव द्रव्य से ही होती है। अन्य लक्षण में है गतिशीलता। प्रत्येक जीवधारियों में गति अथवा प्रचलन का विशेष गुण पाया जाता है। चाहे जीव अपने स्थान पर हिलना डुलना करें अथवा शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य का भ्रमण हो, अथवा जीव एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन कर लेते हैं, इसे हम प्रचलन कहते हैं। यह सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है। इसके अलावा अन्य लक्षण है वह है वृद्धि, ग्रोथ। प्रत्येक जीव में समय के साथ शारीरिक परिवर्तन होता है। इसके कारण उसके भार तथा आयतन में बढ़ोतरी होती है, इसे हम वृद्धि कहते हैं। तो यह जो वृद्धि होती है वह जीवों के आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है, अर्थात उनके जीव द्रव्य में, जीव कोशिका के अंदर, कोशिकांगों में जो वृद्धि होती है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण जीव के शरीर में वृद्धि दिखाई पड़ती है। अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है वह उपापचय, मेटाबॉलिज्म। सभी जीव शरीर में अनेक क्रियाओं का संचालन करते हैं। इन क्रियाओं को हम सामूहिक रूप से उपापचय कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 क्रियाएं होती हैं। पहली है उपचय, एनाबॉलिज्म। ये संरचनात्मक क्रियाएं हैं जिससे शरीर के हिस्से या भाग का निर्माण होता है। दूसरी क्रिया है अपचय, कैटाबॉलिज्म। ये विनाशात्मक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा जीव द्रव्य अथवा उसके अवयव का ह्रास होता है और इससे उत्पन्न होती है ऊर्जा, और इस ऊर्जा के द्वारा जीव अपने शरीर की समस्त आवश्यक क्रियाओं का संपादन करते हैं। अगला महत्वपूर्ण लक्षण है वह है आकार। हम जानते हैं कि प्रकृति में जितने सजीव हैं उनका आकार, उनके शरीर का आकार निश्चित होता है। अगला बिंदु है गति, मूवमेंट। प्रत्येक जीवधारी में गति अथवा प्रचलन पाया जाता है। इसको हम पूर्व पढ़ चुके हैं कि अपने स्थान पर अंगों में हिलना डुलना या संपूर्ण शरीर का एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हो जाना, दूसरे स्थान पर चले जाना प्रचलन कहलाता है। इसके बाद उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी। यह जीवों में पाया जाने वाला एक विशेष गुण है जिसके कारण जीव अपने वातावरण में होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को उद्दीपनों के माध्यम से ग्रहण करते हैं और वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह क्षमता सजीवों में पाई जाती है।
सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वह है श्वसन। हम जानते हैं कि सभी जीव श्वसन करते हैं। यदि जीवों में श्वसन की क्रिया नहीं होती तो वह जीव निर्जीव या मृत कहलाता है। श्वसन में सजीव वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल या वातावरण में छोड़ते हैं। इस क्रिया के द्वारा प्राप्त की हुई ऑक्सीजन के द्वारा भोज्य पदार्थों का दहन होता है, ग्लूकोज का दहन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, और यह ऊर्जा जीव अपने जैविक क्रियाओं के संपादन या संचालन में प्रयुक्त करते हैं। एक और महत्वपूर्ण लक्षण है वह है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीवधारी अपने समान संतान को जन्म देता है, इसे हम प्रजनन कहते हैं। यह क्षमता सजीवों में पाई जाती है और इसके फलस्वरूप सभी सजीव अपनी नस्ल को बनाए रखते हैं। अनुकूलन या एडाप्टेशन, यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें परिस्थिति के अनुसार सजीव अपने आप को ढाल लेते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की क्षमता अनुकूलन कहलाती है और यह सजीवों का मुख्य लक्षण है। इसके पश्चात अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है वह है पोषण, न्यूट्रिशन। प्रत्येक जीव अपनी शारीरिक एवं जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। यह ऊर्जा उन्हें भोजन करने से प्राप्त होती है। इस क्रिया को हम पोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत पाचन, भोज्य पदार्थों का पाचन होता है और जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं उनका स्वांगीकरण होता है, अर्थात उनके द्वारा शरीर में विभिन्न प्रकार के यौगिक या अवयवों का निर्माण होता है। इस क्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। अभी हमने सजीवों के लक्षण पढ़े हैं, उसके आधार पर जो लक्षण अन्य में नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम अजीवित कहते हैं। जैसे जीवित में जीव द्रव्य पाया जाता है जबकि अजीवित में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। जीवित में उनका आकार, उनकी आकृति निश्चित होती है जबकि अजीवित में यह गुण नहीं पाया जाता। जीवित में श्वसन, उत्सर्जन, अनुकूलन आदि क्रियाएं पाई जाती हैं जबकि अजीवित में ये क्रियाएं नहीं पाई जाती। जीवित में वृद्धि आंतरिक रूप से जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ने के फलस्वरूप होती है, जबकि अजीवित में जो वृद्धि हमको दिखाई देती है वह वृद्धि केवल बाहरी वस्तुओं के जमाव के कारण हमको दिखाई देती है। वास्तव में इनमें वृद्धि नहीं पाई जाती। जीवित में जन्म, प्रजनन, वृद्धावस्था तथा मृत्यु अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनके माध्यम से पूरे जीवन का चक्र संचालित होता है, अर्थात जीवन चक्र को जीवित प्रदर्शित करते हैं, जबकि अजीवित में इस तरह की कोई भी अवस्था नहीं पाई जाती। जीवित में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करने हेतु भोजन करते हैं, पोषण करते हैं, जबकि अजीवित में किसी भी प्रकार का पोषण नहीं पाया जाता। इसके पश्चात जब हमने सभी जीवों के लक्षण पढ़ लिए हैं, सजीवों के लक्षण पढ़ लिए हैं, निर्जीवों के लक्षण पढ़ लिए हैं, इस आधार पर हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर प्रकृति में विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जीव दिखाई देते हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। प्रकृति में लाखों करोड़ों पादप, जंतु, जीवाणु और विषाणु हैं, जिनका आकार, उनका आमाप, उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति और रंग रूप भिन्न भिन्न होता है। यह सब जैव विविधता के अंतर्गत आता है। इनकी संख्या और विभिन्नताएं हम देख रहे हैं कि बढ़ती ही जा रही है। इस विभिन्नता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। अब हम जानते हैं कि लाखों करोड़ों जीव हैं, तो उनको पृथक पृथक पहचानने के लिए हम उनका नामकरण करते हैं।
नामकरण के लिए दो पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली है साधारण या देशी नाम, दूसरी है वैज्ञानिक नाम। साधारण या देशी नाम में हमेशा स्थानीय अथवा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए गौरैया या घरेलू चिड़िया, इसे इंग्लैंड में हाउस स्पैरो, स्पेन में कॉर्डेल, हॉलैंड में मुश और जापान में सुजुन कहते हैं। एक और उदाहरण है, कुत्ते को संस्कृत में श्वान कहते हैं, हम हिंदी भाषी लोग उसको कुत्ता कहते हैं, मराठी में उसको कुकर कहते हैं, और मालवा अंचल के यदि बच्चे हैं तो आप जानते हैं उसको हम टेगड़ा बोलते हैं। आपने देखा हुआ हमारे बुजुर्गों बोलते हैं, अरे टेगड़ो आएगी हो। तो यदि हम किसी अन्य क्षेत्र में जाकर हम बोलते हैं कि आज हमने टेगड़ा देखा है, तो कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां पर उसका नाम कुछ और होगा, अन्य क्षेत्र में कुछ और होगा। इसीलिए हमको पूरी दुनिया के लिए एक सर्वमान्य नाम की आवश्यकता होती है, उसे हम वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो दूसरा नामकरण का है वह है वैज्ञानिक नाम। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग पद्धतियां बनाई हैं। जैसे पहली पद्धति है जिसको कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, वह है द्विपद नामकरण पद्धति। अर्थात नाम के लिए हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला नाम या भाग जो होता है वह वंश या जीनस या प्रजाति पर रखा जाता है। द्वितीय नाम या भाग जाति या स्पीशीज पर रखा जाता है। प्रजाति या वंश का नाम लैटिन अथवा ग्रीक भाषा में रखा जाता है। प्रजाति या वंश का पहला अक्षर कैपिटल और जाति का नाम का अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। नामकरण की वैज्ञानिक नाम की जो द्वितीय पद्धति है वह है त्रिपद नामकरण पद्धति। अर्थात सजीवों के जीवों के नाम के लिए हम तीन नाम का प्रयोग करते हैं, या हम तीन शब्दों में उनका नामकरण करते हैं। पहला नाम वंश या प्रजाति से, दूसरा नाम जाति, तीसरा नाम उपजाति से हम रखते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब भी हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं तो वर्गीकरण के अध्ययन के लिए हमने वैज्ञानिकों के द्वारा तीन प्रकार का वर्गीकरण हमने अध्ययन में देखा है। वह है पहला वर्गीकरण जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवों को विभिन्न समूहों वर्गों में क्रमवार बांटना। दूसरा है वर्गीकी टैक्सोनॉमी, इसमें जीवों का नामकरण, पहचान की विभिन्न पद्धतियां एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण विज्ञान सिस्टेमेटिक्स, इसके अंतर्गत जीवों की विविधता और उनके तुलनात्मक एवं विकासात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम जानते हैं कि जैव विविधता में विशाल विविधता है और विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनके आपस में क्या प्राकृतिक संबंध है उसका यदि हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण से अध्ययन की सरलता होती है। नामकरण समानता असमानता और उनके संबंध की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण के द्वारा ही हम जीव की पहचान, साथ ही उसको हम वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखना चाहते हैं, उचित स्थान प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए हमको वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। एक बहुत जानकारी के लिए बहुत फायदे की बात है, वह है कि यदि हमको किसी
एक प्रतिनिधि जीव की जानकारी हो जाए, तो उस जीव के अध्ययन के द्वारा हम उस पूरे वर्ग के जीवों की हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्गीकरण के आधारभूत लक्षण, हमने वर्गीकरण पढ़ा कि किस तरह से हम जीवों को समूह में बांटते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो उसके लिए क्या है, कुछ मापदंड होते हैं, जैसे आवास। आवास के आधार पर हम जीवों को अलग अलग समूह में विभक्त करते, वर्गीकृत करते हैं। स्थलीय है अथवा जलीय है अथवा वायवीय है, उनका स्वभाव कैसा है, जलचर हैं, थलचर हैं, उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, अपघटक हैं, उनकी पोषण की पद्धतियां क्या हैं, उनमें प्रजनन किस तरह से पाया जाता है, लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, या कायिक जनन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, अंडे देने वाले हैं या शिशु को जन्म देने वाले हैं। इसके अलावा अन्य जातियों से उनका आपसी संबंध क्या है, इसे हम जाति वक्तृता कहते हैं। इसके आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। इन लक्षणों को हम बहुत ध्यान दें। जब हम जीवों का वर्गीकरण कर लेते हैं तो उनके जो पदक्रम होते हैं वह इस प्रकार है। सबसे जो निचला पायदान होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वर्गीकरण का, वह है जाति, स्पीसीज। यह वर्गीकरण की सबसे प्रारंभिक, सबसे छोटी इकाई है। मेयर नामक वैज्ञानिक ने 1942 में जो इसकी परिभाषा दी थी जाति की, उसके अनुसार जाति आपस में संकरण या सहयोग करने वाली जीवों की जनसंख्या या समष्टि है। दूसरी वर्गीकरण का पदक्रम है वह है वंश या जीनस। कई जाति के जीव आवश्यक लक्षणों में समान होते हैं। उदाहरण के लिए बरगद, पीपल, अंजीर स्वभाव, पत्ती का आकार, इनका गठन व आकृति में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन पुष्प, फल व बीजों में बीज की संरचना में बहुत समानता होती है। इसलिए इन्हें हम एक ही वंश में रखते हैं। वर्गीकरण का तीसरा पदक्रम है वह है कुल, फैमिली। अनेक वंश जो समान लक्षण वाले होते हैं मिलकर कुल या फैमिली का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए शेर, तेंदुआ, चीता, बिल्ली, इन्हें हमने वंश पैंथेरा एवं फेलिस में रखा है, लेकिन इनकी वंशों में समानता के आधार पर, समान लक्षणों के आधार पर इन्हें हम कुल फैलिडी के अंतर्गत रखते हैं। चौथा पायदान है वर्गीकरण का वह है गण, आर्डर। अनेक कुल समान लक्षणों के आधार पर गण या आर्डर का निर्माण करते हैं। पांचवा पदक्रम है वह है वर्ग, क्लास। अनेक गणों के समान लक्षणों के आधार पर गण बनाए जाते हैं और इन गणों को में जब समानता होती है तो उन्हें हम वर्ग कहते हैं। कभी कभी वर्ग को हम उपवर्ग में बांटते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग स्तनी, क्लास मेमेलिया, इसको हमने 3 उपवर्ग में बांटा है। नंबर 1 प्रोटोथीरिया, अंडे देने वाले स्तनी जैसे प्लेटिपस, या हम इन्हें ओविपेरस भी कहते हैं। दूसरा उपवर्ग है मेटाथीरिया। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो अल्प विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू, मार्सोपियल्स। तीसरा उपवर्ग है यूथीरिया। इसके अंतर्गत पूर्ण विकसित रूप से बच्चे को जन्म देने वाले जीव आते हैं, जैसे मनुष्य, बंदर आदि। संघ फाइलम, समान लक्षणों वाले कई वर्गों से संघ बनता है। उदाहरण के लिए वर्ग एम्फीबिया, वर्ग रेप्टिलिया,
वर्ग एबीज तथा मैमेलिया को कार्डेटा संघ में रखा गया है। इनमें नोडोकार्ड, तंत्करज्जु तथा गिल या गिल दरारें जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती हैं। संघों को उपसंघ या सुपरफाइलम में बांटा जा सकता है। पादपों में संघ के स्थान पर प्रभाग या डिवीजन शब्द का प्रयोग होता है। सातवां, जगत किंगडम। सभी समान लक्षणों वाले संघ मिलकर जगत बनाते हैं। उदाहरण के लिए जंतुओं के संघ जंतु जगत में तथा पादपों के सभी संघ पादप जगत में आते हैं। वर्गीकरण के अन्य आधार कोशिका एक कोश की, बहुकोश की, प्रोकैरियोट्स हैं या यूकेरियोट्स हैं, इसके आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण के विज्ञान के अध्ययन के जो अन्य साधन हैं वो इस तरह हैं: वनस्पतिशाला अथवा हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, संग्रहालय, चिड़ियाघर अथवा जंतु विज्ञान। इनकी सहायता से हम जीव जगत के वर्गीकरण का अध्ययन कर सकते हैं। हर्बेरियम पौधों का ऐसा संग्रह है जिसमें पौधों को सुखाकर, दबाकर तथा वर्गीकरण की किसी मान्य पद्धति के अनुसार अध्ययन हेतु तैयार कर रखा जाता है। उन शीटों को हर्बेरियम कहा जाता है। भारतवर्ष के प्रमुख हर्बेरिया हैं: हर्बेरियम ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ श्योपुर कलकत्ता, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं कॉलेज देहरादून, नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ एवं दी ईस्टर्न सर्किल हर्बेरियम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शिलांग। इस तरह हमने आज जीव क्या है, इसके संगठनात्मक स्तर किस तरह होते हैं, सजीव निर्जीव में क्या अंतर होते हैं, सजीवों के विभिन्न लक्षणों को एवं वर्गीकरण, वर्ग की संवर्ग की परिभाषा और हर्बेरियम के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। गृहकार हेतु कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सजीव एवं निर्जीव में अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है समस्थापन किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है उपापचय को समझाइए। चौथा प्रश्न है जीवों का वैज्ञानिक नामकरण क्यों किया जाता है। और अंतिम पांचवा प्रश्न है हर्बेरियम क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखें और याद करें। धन्यवाद। द्विपद प्रमेय यानी दो पद।